नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 1 मई 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। हमारा सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल एपेक के बारे में है। पूरा नाम है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्या कंटेस्ट है? कोविड-19 की महामारी के कारण एपेक का जो इकोनॉमिक साइज है 2020 में 2.7% कम हो जाएगा। कंटेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने पूर्व में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एशिया पैसिफिक रीजन में आने वाले 21 देशों का ये ग्रुप है एपेक। आप ये मैप देखिए, ये 21 देश मेंबर हैं एपेक के। और जैसा कि मैप में आप साफ तौर पर देख सकते हो, इंडिया मेंबर नहीं है एपेक का। वैसे इंडिया चाहता है, हमने रिक्वेस्ट की है एपेक वालों से कि आप हमें भी मेंबरशिप दे दीजिए, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं। इंडिया को मेंबरशिप अभी फ़िलहाल नहीं दी जा रही है। रीज़न ये है, इनका कहना है इस पैसिफिक रीजन में जिन देशों का बॉर्डर लगता है वो देश पार्ट हैं एपेक के, लेकिन इंडिया का पैसिफिक रीजन से बॉर्डर इंडिया का नहीं लगता है, इसलिए इंडिया को हम फिलहाल मेंबरशिप नहीं दे रही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, 2011 में पहली बार इंडिया को एपेक के समिट में एज ए ऑब्जर्वर इनवाइट किया गया था। तो फ्यूचर में संभावना है हमें इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप मिल सकती है। इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था 1989 में। किस ऑब्जेक्टिव के साथ? ऑब्जेक्टिव यही था कि एशिया पैसिफिक रीजन में फ्री ट्रेड को प्रमोट करना, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, प्रोस्पेरिटी को प्रमोट करना। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं एपेक ऑर्गेनाइजेशन के। 21 के 21 देशों के आपको नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपने ये मैप देख लिया कि पैसिफिक रीजन में कौन कौन से देशों का बॉर्डर लगता है, वो देश पार्ट हैं एपेक के, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ऑप्शंस को एलिमिनेट तो एटलीस्ट कर ही सकते हो। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एपेक का हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। बोगोर गोल्स के बारे में भी आप देख लीजिए। 1994 में एपेक मेंबर्स के द्वारा कुछ गोल्स एडॉप्ट किए गए थे बोगोर इंडोनेशिया में। गोल देखो इसी प्रकार के थे, जैसे एशिया पैसिफिक रीजन में फ्री एंड ओपन ट्रेड को प्रमोट किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाएगा 2020 आते आते। तो अगर यूपीएससी ये पूछ लेती है कि बोगोर गोल्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हैं, आंसर होगा एपेक। पिछला समिट ऑर्गेनाइज हुआ नहीं था, वैसे होना था 16 से 17 नवंबर के बीच, कैंसिल हो गया था, चिली में होना था। 2020 में नवंबर में नेक्स्ट समिट एपेक का ऑर्गेनाइज होगा मलेशिया में। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए, इन चारों में से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो गलत है? पहली स्टेटमेंट देखिए, सारे के सारे जो मेंबर्स हैं एपेक के वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से हैं। दूसरी स्टेटमेंट, एशिया पैसिफिक रीजन में फ्री ट्रेड को प्रमोट किया जाता है एपेक के द्वारा। तीसरी स्टेटमेंट, इंडिया मेंबर नहीं है एपेक का। चौथी स्टेटमेंट, इस ऑर्गेनाइजेशन को डब्ल्यूटीओ से पहले इस्टेब्लिश किया गया था। बताइए इन चारों में से गलत स्टेटमेंट कौन सी है? देखो, बी स्टेटमेंट सही है, सी भी सही है, इंडिया मेंबर नहीं है, और डी भी सही है। डब्ल्यूटीओ कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1995 में, और एपेक कब हुआ? 1989 में। लेकिन पहली स्टेटमेंट गलत है। आप इस मैप में साफ तौर पर देख सकते हो, जैसे ये चिली और पेरू, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इवन इंडोनेशिया, ये सारे देश जो हैं, इसके अलावा और भी देश हैं, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। तो ये कहना गलत होगा कि एपेक के सारे देश नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से आते हैं। पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल नेचुरल प्रोडक्ट बेस्ड अल्जाइमर इनहिबिटर के बारे में है। देखो, अल्जाइमर एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें मेमोरी लॉस हो जाता है, पर्सन सोच भी नहीं पाता। मेमोरी लॉस होने के कारण डेली लाइफ के जो सिंपल काम हैं वो भी अल्जाइमर का पेशेंट नहीं कर पाता है। तो अभी हुआ क्या है, जवाहर नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च जो है, इस सेंटर के साइंटिस्ट ने बर्बरीन के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया है। किसमें? बर्डी में। और देखो, बर्डी का इस्तेमाल किया जा सकता है एज ए अल्जाइमर इनहिबिटर, मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट
जो अल्जाइमर के प्रभाव को कम करता है। समझ गए? अल्जाइमर क्या करता है? मेमोरी लॉस करता है। और ये बर्डी क्या करता है? अल्जाइमर के प्रभाव को कम करता है। मतलब ये अल्जाइमर का इनहिबिटर है, अवरोधक है। अब हम बात करें बर्बरिन की, और बर्बरिन के बाद हम बर्डी की भी बात करेंगे। बर्बरिन देखो एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो बहुत सारे प्लांट्स में मिलता है, और काफ़ी सारी मेडिकल सिचुएशन में बर्बरिन का इस्तेमाल होता है। जैसे डायबिटीज़ हो किसी पर्सन को, कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो, ब्लड में फैट ज़्यादा हो, या फिर हाई ब्लड प्रेशर, पेशेंट भी बर्बरिन को कंज्यूम करके इन मेडिकल कंडीशंस को डाइल्यूट कर सकते हैं। मतलब यूज़फुल है बर्बरिन इन सभी मेडिकल सिचुएशंस में। प्रॉपर्टी की बात करें, बर्बरिन की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये देखो काफ़ी ख़राब सोल्यूबल है, यानी आसानी से डिजोल्व नहीं होता, और सेल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, मतलब नुकसानदायक है सेल्स के लिए। लेकिन अगर बर्बरिन को बर्डी में मॉडिफाई कर दिया जाता है तो अच्छा है, तो इसका इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि बर्डी जो है वो सोल्यूबल भी है, आसानी से डिजोल्व हो जाता है, और एंटीऑक्सीडेंट भी है, मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होने देता, इस वजह से सेल्स को डैमेज नहीं होता। अब थोड़ा सा बात करें बर्डी की। जैसे हमने डिस्कस किया, बर्बरिन की अपेक्षाकृत ये तो सोल्यूबल होता है, डिजोल्व हो जाता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट है। बर्डी का देखो इस्तेमाल होता है अल्जाइमर डिजीज के प्रभाव को कम करने के लिए। एक प्रोटीन है एमिलोइड, ये प्रोटीन देखो लीवर में जमा हो जाता है, किडनी में भी जमा हो जाता है, स्प्लीन में भी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। लेकिन जब ये एमिलोइड प्रोटीन ब्रेन में जमा हो जाता है तो इससे अल्जाइमर डिजीज हो जाता है। और ये बर्डी क्या करता है? ये बर्डी एक प्रकार से रोकता है एमिलोइड प्रोटीन को दिमाग में जमा होने से। और अगर ये प्रोटीन दिमाग में जमा नहीं होगा तो मतलब अल्जाइमर डिजीज जो है वो ज़्यादा इंटेंस नहीं होगा, इस डिजीज का जो प्रभाव है वो कम होगा। समझ गए? तो इसी वजह से इस सेंटर ने, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, इस रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट ने बर्बरिन के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया है बर्डी में, और बर्डी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है अल्जाइमर डिजीज के प्रभाव को कम करने में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल USCIRF एनुअल रिपोर्ट 2020 से संबंधित है। पूरा नाम है US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट। ये कमीशन वाशिंगटन बेस्ड फेडरल गवर्नमेंट कमीशन है। इसका काम क्या है? इस कमीशन का काम देखो ये है USA की सरकार को रिकमेंडेशंस देना। जैसे हमारे देश में भी बहुत सारी बॉडीज़ हैं जो सरकार को अपनी रिकमेंडेशंस देती रहती हैं। फॉर एग्जांपल NHRC है। हालांकि आप इस कमीशन के फंक्शंस को NHRC से मत कंपेयर कीजिए। NHRC तो हमारे देश में ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन होता है उसके संदर्भ में सरकार को अपनी रिकमेंडेशंस देती हैं। बट USA का ये जो कमीशन है जिसने अभी अपनी रिपोर्ट जारी की है, ये देखती रहती है वर्ल्ड के विभिन्न देशों में कहाँ कहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो उस संदर्भ में अपनी सरकार को रिकमेंडेशंस देती है कि आप इस देश से सख्ती से डील कीजिए, क्योंकि यहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। कंसर्निंग चीज़ ये है, 2020 की अपनी रिपोर्ट में इस कमीशन ने इंडिया की रैंकिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। कहा है कि इंडिया को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की कैटेगरी में डाल दिया जाए। कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की कैटेगरी में अभी फिलहाल देखो ये देश आते हैं, चाइना, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान। तो इंडिया को भी इस कैटेगरी में डालने के लिए रेकमेंड किया गया है, जबकि पिछले साल की लिस्टिंग में इंडिया टियर 2 कैटेगरी में था। रिपोर्ट में कहा गया है 2019 में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई हमारे देश में जो रिलीजियस फ्रीडम के अगेंस्ट हैं, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, NRC। गवर्नमेंट ने ये कहा है हम इस रिपोर्ट को मानते नहीं, ये बाइस्ड हैं और इस रिपोर्ट में जो बातें बोली गई हैं वो सही नहीं हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल राजा रवि वर्मा के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? 29 अप्रैल को बर्थ एनिवर्सरी होती है राजा रवि वर्मा की। इनका जन्म हुआ था 1848 में, डेथ हुई 1906 में।
ये देखो इंडियन आर्ट की हिस्ट्री में महानतम पेंटर्स में से एक हैं। इनको किसके द्वारा पैट्रोनाइज किया गया शुरुआत में देखो इनके द्वारा अय्यम थिरुनल के द्वारा पैट्रोनाइज किया गया। ये ट्रेवनकोर के महाराज थे और यहीं पर इन्होंने अपनी औपचारिक ट्रेनिंग स्टार्ट की। अगर राजा रवि वर्मा के फेमस वर्क्स की हम बात करें, रानी दमयंती स्वैन यानी बतख से बात कर रही हैं, शकुंतला दुष्यंत की तरफ देख रही हैं, नैयर लेडी अपने बालों को एडोन कर रही हैं, मतलब संवार रही हैं। इसके बाद शांतनु, मत्स्यगंधा, ये कुछ फेमस पेंटिंग्स हैं जो बनाई गई थी राजा रवि वर्मा के द्वारा और ये पेंटिंग्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें, इन्होंने देखो हमारे देश की यानी इंडियन कल्चर की जो संवेदनशीलता है उसको मर्ज किया यूरोपियन टेक्निक्स के साथ और एक अच्छा पेंटिंग का कॉम्बिनेशन निखर के आया। इन्होंने हिंदू देवी देवताओं को डेपिक्ट किया अपनी पेंटिंग्स में। हमारे एपिक्स पुराणास की जो थीम है वो भी इनके द्वारा अपनी पेंटिंग्स में डेपिक्ट की गई। 1904 में जो वायसराय थे उस समय लॉर्ड कर्जन, उन्होंने ब्रिटिश किंग एम्परर के बिहाफ से राजा रवि वर्मा को केसर ए हिंद गोल्ड मेडल दिया। 2013 में मरकरी पर एक क्रेटर है, क्रेटर मतलब इस प्रकार का जो खड्डा हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, तो एक मरकरी पर क्रेटर का नाम राजा रवि वर्मा के नाम पर रखा गया, क्रेटर वर्मा। गवर्नमेंट ऑफ केरला ने भी एक पुरस्कार स्टार्ट किया है, राजा रवि वर्मा पुरस्कारम। हर साल ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है आर्ट एंड कल्चर की फील्ड में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एरो इंडिया के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये अनाउंस किया एरो इंडिया का जो 13वां एडिशन है ये येलाहांका कर्नाटक में होगा 3 से लेकर 7 फरवरी 2021 के बीच। एरो इंडिया देखो 2 साल में एक बार होता है। ये इंटरनेशनल मिलिट्री एंड सिविल एयर शो है। इसमें काफ़ी तरह के एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करते हैं, इंटरनेशनल एंड इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट, सिविल एयरक्राफ्ट मेकर्स। इसके अलावा मिलिट्री और सिविल एयरक्राफ्ट मेकर्स की जो स्पोर्ट इंडस्ट्रीज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव भी पार्टिसिपेट करते हैं, मिलिट्री ऑफिशियल्स पार्टिसिपेट करते हैं, गवर्नमेंट डिग्निटरीज और बिजनेस विजिटर्स भी इस एरो इंडिया के शो में हिस्सा लेने के लिए आते हैं। और इस शो को किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये देखो ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन गवर्नमेंट की, इस्टेब्लिश किया गया था 1981 में। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है उसे प्रमोट करना। मतलब जब देखो इस शो में विभिन्न देशों के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव आएंगे तो वो देखेंगे हमारे एयरक्राफ्ट को, उनको पता लगेगा कि हमारे देश में इस प्रकार के एयरक्राफ्ट बनते हैं, तो फिर वो कोशिश करेंगे कि हमें भी ये चाहिए आपसे, इंडिया से ये एयरक्राफ्ट, तो इससे इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकेगा, हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल इंक्रीज होगा। वैसे देखो सबसे पहली बार इस एरो इंडिया एग्जीबिशन शो को ऑर्गेनाइज किया गया था 1996 में। उसके बाद से हर 2 साल में एक बार इस एरो इंडिया शो को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब आप जल्दी से रिवाइज कर लीजिए आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में आप इन 5 स्टेटमेंट्स के बारे में बताइए, ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बताइए क्या इंडिया एपेक का मेंबर है? नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बर्बरिन इज नॉट सोल्यूबल एंड टॉक्सिक टू सेल्स, बर्बरिन आसानी से सोल नहीं होती, डिजोल्व नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट सही है। और टॉक्सिक है सेल्स को डैमेज पहुंचाती है, तो ये स्टेटमेंट सही है, आंसर होगा ट्रू। उसके बाद है यूएस CIRF एनुअल रिपोर्ट 2020 इज रिलीज्ड बाय वाशिंगटन बेस्ड फेडरल गवर्नमेंट कमीशन, ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट, राजा रवि वर्मा फेमस वर्क्स इंक्लूड दमयावंती, टॉकिंग टू स्वैन, शकुंतला, लुकिंग फॉर दुष्यंत, नैयर लेडी एडोर्निंग हर हेयर्स।
सारी की सारी जो स्टेटमेंट है पूरी की पूरी ये सही है। हमने आज के डिस्कशन में डिस्कस किया राजा रवि वर्मा के फेमस काम क्या हैं। ये तीनों जो हैं राजा रवि वर्मा के फेमस काम हैं। सबसे लास्ट में एरो इंडिया इज बाइनियल इंटरनेशनल मिलिट्री एंड सिविल एयर शो। याद कीजिए, एरो इंडिया 1 साल में 2 बार ऑर्गेनाइज होता है या फिर 2 साल में 1 बार ऑर्गेनाइज होता है। कंफ्यूज मत होइएगा, बाई इनियल है या फिर बाय एनुअल है। बाय एनुअल का मतलब होता है 1 साल में 2 बार और बाय इनियल का मतलब होता है 2 साल में 1 बार। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 2 साल में 1 बार ऑर्गेनाइज होता है एरो इंडिया का शो। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।